प्रिया ने पालने में सोई अपनी नवजात बच्ची को मुस्कुराते देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। प्रिया उसमें अपना और निर्मल का अक्स ढूंढने की कोशिश करने लगी। निर्मल को एक बेटी की चाह थी, जबकि वह बेटा चाहती थी, क्योंकि वह निर्मल के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। प्रिया एक छोटे शहर में पली बढ़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। निर्मल की बुआ उनके पड़ोस में रहती थी। वे ही निर्मल का रिश्ता उसके लिए लाई थी। निर्मल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। प्रिया के माता पिता को निर्मल पसंद थे, इसलिए छठ मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद प्रिया निर्मल के साथ मुंबई आ गई। निर्मल एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। निर्मल अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही निर्मल थे। उनमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। कुछ ही समय बाद प्रिया ने निर्मल को 2 से 3 होने की खुशखबरी सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। अब निर्मल उसका बहुत ध्यान रखने लगे थे। उसी दौरान निर्मल के प्रमोशन ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया, परंतु काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज्यादा व्यस्त रहने लगे। प्रिया दिन भर अकेले काम करते थक जाती थी, इसलिए दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण प्रिया भी ज्यादातर घर में ही रहती थी। इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली रमाबाई को उन्होंने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। रमाबाई ने बताया कि वह पास की बिल्डिंग में और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं। पति स्कूल में चपरासी है। इससे अधिक जानने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। रमाबाई सुबह 8 बजे काम पर आती और करीब 10 बजे तक काम निपटाकर चली जाती। जब वह काम करने आती तब निर्मल के ऑफिस जाने का समय होता था, इसलिए प्रिया ज्यादातर निर्मल के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करने में व्यस्त होती थी। धीरे धीरे रमाबाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वह प्रिया के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर प्रिया का मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मचलाने लगा और उसके लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा। यह देखकर एक दिन रमाबाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह मैं साथ ले आया करूंगी और शाम को साथ ले जाया करूंगी। प्रिया और निर्मल को उसकी बात झंझ गई, इसलिए उन्होंने हां कह दिया। अगले ही दिन रमाबाई अपने साथ 22 से 23 वर्ष की लड़की को ले आई। उसने उसका नाम सीमा बताया। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी। प्रिया को उसके गूंगे होने पर बहुत तरस आया। सीमा उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से समय से पहले कर देती। वह प्रिया को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती। पति पत्नी दोनों सीमा के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी निर्मल को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता, तब प्रिया सीमा को रात को घर पर रोक लेती। सीमा निर्मल का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी, परंतु प्रिया को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए उसने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण वह परेशान भी रहती थी। हालांकि प्रिया को सीमा का निर्मल के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण वह इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती। कभी कभी तो उसे अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती कि एक गूंगी लड़की पर शक कर रही है। इस बीच प्रिया का 4था महीना शुरू हो गया था। उस दिन निर्मल ऑफिस की फाइलें घर ले आए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए। प्रिया की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सीमा को रात को घर पर रोक लिया। खाना खाकर वह बेडरूम में आराम करने लगी और निर्मल अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाजों से उसकी नींद टूट गई। निर्मल बिस्तर पर नहीं थे। उनके तेज तेज बोलने की आवाज आ रही थी। वह ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। सीमा एक ओर खड़ी रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे। प्रिया को देखकर निर्मल हक बकाकर सफाई देने लगे। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह अचानक आकर मुंह से लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। सीमा लगातार रोए जा रही थी।
वह प्रिया के गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी। मुझे आपसे कतई यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। प्रिया, ये झूठी है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। निर्मल लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। सच्चाई सामने है और फिर भी आप छे कहते हुए वह सीमा को अपने बेडरूम में ले आई। प्रिया ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप करवाया। सीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्रिया ने सीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रिया मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर सीमा रात को रुकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन रमाबाई के आते ही सीमा ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार निर्मल की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर रमाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उनके सामने ही पुलिस को फोन कर दिया। प्रिया और निर्मल ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? सीमा की जगह तुम्हारी बहन होती तब क्या करती? रमाबाई गुस्से से बोली। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी उनके सामने खड़ा था। निर्मल उसे और रमाबाई को अपनी सफाई देते रहे, पर दोनों ने उनकी एक न सुनी। प्रिया दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने निर्मल को थाने चलने को कहा। निर्मल बहुत घबरा गए। वे मिन्नत करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर रमाबाई और निर्मल में समझौता करवा दिया। अचानक बच्ची के रोने की आवाज से प्रिया की तंद्रा भंग हो गई। वह भूतकाल से वर्तमान में लौट आई। वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। तभी बाहर से निर्मल उसके माता पिता के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर प्रिया के पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है। प्रिया की मां ने निर्मल से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। प्रिया, कैसी हो? बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूं, प्रिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं लिया, यह लो जूस पी लो। निर्मल ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। प्रिया धीरे धीरे जूस पीने लगी। निर्मल के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वे अकेले भाग दौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। मां की गोद में गुड़िया सो गई थी। उसे पालने में लिटाकर मां ने उसके हाथ से जूस का खाली गिलास ले लिया। नींद आ रही है, तू भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूं। फिर उसके बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। निर्मल बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाती हूं, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए मां कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने उसने बड़े ही कष्ट से काटे थे। वह मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरी थी। सीमा वाले हादसे के बाद वह निर्मल के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और मां बाबूजी के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली। आज भी वह यह सोचकर कांप जाती है कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती, तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज पार्क जाना शुरू कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात तनु से हुई। तनु उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली है जो गूंगी है। तो प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या नाम है उसका? कांपते होंठों से प्रिया ने पूछा। सीमा, बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई को बहन है, तनु ने जवाब दिया। प्रिया का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर तनु को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। प्रिया ने तनु से मेलजोल कम कर दिया। तनु का फोन भी वह नहीं उठाती। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर तनु उससे टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसने पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की। उसके होंठों से हंसी जैसे गुम ही हो गई थी। 2 ही दिन बाद तनु उसे फिर से पार्क में मिल गई। वह बहुत उदास और बीमार सी लगी। प्रिया इसका कारण पूछे बिना रह नहीं सकी। थोड़ी सी नानुकर के बाद तनु टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर प्रिया सकते में आ गई। तनु ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। तनु के मोबाइल में सीमा का फोटो था, इसीलिए उसके प्रति उसका संदेह गहरा हो गया। उसने अपनी आपबीती तनु को सुनाई।
तब दोनों ने तय किया कि वे सीमा के बारे में पता लगाएंगी और फिर एक दिन वे दोनों सीमा और रमाबाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुंची। बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थीं। तुम दोनों बहनें अपने को समझती क्या हो? पानी की बाल्टी पकड़े एक औरत बोली। खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको। दूसरी आवाज आई। तनु और प्रिया वहीं रुक उनकी लड़ाई देखने लगी। दोनों यह देखकर हैरान रह गईं कि सीमा फर्राटे से बोल रही थी, सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगी। तुम सब चुड़ैलें सुबह सुबह हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही? सीमा चिल्ला रही थी। तनु प्रिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए गली से बाहर ले आई। यह सीमा गूंगी नहीं है, देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है, प्रिया ने कहा। हाँ प्रिया, इसका मतलब इन दोनों ने जो हमारे साथ किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया। तनु ने गुस्से से कहा। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा, प्रिया बोली। चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं, तनु ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। घर आकर उन्होंने अपने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उसके सहयोग से इन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आपबीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहां काम कर रही हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नवदंपति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस दंपति के साथ मिलकर उनका भांडा फोड़ने की योजना बनाई। संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। कुछ ही दिनों में रमाबाई और सीमा ने वहां भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई और जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया वह रमाबाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डराता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता करवाता था। उन तीनों को ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई। प्रिया की मां उसके लिए नाश्ता ले आई थी। उन्होंने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो प्रिया मुस्कुरा दी।